प्रिय विद्यार्थियों व मेरे साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था। आज हम टॉपिक लेते हैं समास। सबसे पहले हम समास शब्द को परिभाषित करते हैं। तो समास शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है सम्यक या समान रूप से, और आस का अर्थ होता है निकट। अर्थात जब दो शब्द पास पास आ जाते हैं, दो से अधिक शब्द भी होते हैं और दो शब्द भी हो सकते हैं। जब पास पास आ जाते हैं तो फिर वह समास हो जाता है। संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्ण पास पास आते हैं और विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है वर्णों में। लेकिन समास में दो शब्द पास पास आते हैं लेकिन उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो शब्दों के बीच की विभक्तियों विभक्तियों को हटाकर एक नया छोटा शब्द बना दिया जाता है या बनता है तो उसे समास कहते हैं। हम समास कहते हैं। अब इसमें बात आती है परिभाषा की। जब दो शब्दों के बीच की विभक्तियां, तो ये बात मैंने पहले बता दी कि दो शब्द भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों को हटा करके एक नया छोटा शब्द बनता है या बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। जैसे माता और पिता। माता और पिता। अब इसमें क्या हुआ? जब दो शब्दों, तो एक शब्द हो गया माता, एक शब्द हो गया पिता। और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें जो दोनों शब्दों को निकट ला रहा है, और इसको हम विभक्ति कह सकते हैं। विभक्ति शब्द क्या होता है? जो दो शब्दों को अलग करे। विभक्त करना यानी बांटना होता है, अलग अलग करना। तो माता पिता, इन दो शब्दों को अलग अलग कर रहा है ये शब्द, माता और पिता। तो ये विभक्ति हो गई। इस विभक्ति को हटा करके जब एक नया छोटा शब्द बना देते हैं, उसे हम समास कहते हैं। तो ये शब्द हो गया समास। अब हम देखते हैं कि समास को हम सामासिक शब्द भी कह सकते हैं, समस्त पद भी कह सकते हैं। और देखेंगे हम, जैसे रसोई के लिए घर। तो इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो रसोई है, एक घर है। विभक्ति के लिए है, तो इस के लिए को हम हटा देंगे और इन दोनों शब्दों को हम निकट लेकर के आ जाएंगे। ये बन गया समास, रसोई घर। तो ये सामासिक शब्द हो गया, समास हो गया। तो परिभाषा ये है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों को हटाकर एक नया छोटा शब्द बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। अब दो शब्दों के बीच की विभक्तियों को हटा करके तो हमने देख लिया, नया छोटा शब्द बना करके देख लिया। दो से अधिक वाली स्थिति कहां होती है? जैसे हमने सुना है तन मन धन। तन मन धन ये शब्द है। अब वैसे ये सामासिक शब्द है, समास रूप है। ये किससे बना है? तन और मन और धन। ये वैसे द्वंद्व समास में आता है उदाहरण, लेकिन अभी हम समास के जो प्रकार हैं वो नहीं पढ़े हैं। तन और मन और धन, तो
शब्दों के बीच की विभक्तियां, या दो से अधिक, तो ये दो से अधिक हो गए, तीन हो गए, तन मन धन। और जैसे रोटी और कपड़ा और मकान। अब इसमें देखते हैं रोटी और कपड़ा और मकान, तो इसमें और जो है ये विभक्तियां हैं, दोनों हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, रोटी कपड़ा मकान। तो दो से अधिक शब्द हो गए। तो परिभाषा यही इसकी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों को हटा करके हम एक नया छोटा शब्द बनाते हैं, उसे हम समास, समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। अब हम करते हैं समास के प्रकार। तो समास के प्रकारों में हम पहला लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है, हिंदी में प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्द आपने पढ़े होंगे, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ये चार आते हैं। और अविकारी शब्दों में जिनको हम अव्यय भी कहते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार आते हैं अविकारी शब्दों में। तो अविकारी को ही हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसमें विकार उत्पन्न न हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं आए जिस शब्द में, वह शब्द अविकारी या अव्यय होता है। वैसे अविकारी की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वे शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। और अविकारी या अव्यय शब्द चार प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक होता है। तो अब इस समास हम लेते हैं अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा इसके नाम के अनुरूप है, अव्ययी, अर्थात परिभाषा लिखते हैं जिस समास में पहला पद अव्यय अर्थात अविकारी तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसमें हम देखते हैं जिस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। या इसको हम पहला जो पद है इसकी जगह हम पूर्व पद बोलते हैं, पूर्व पद भी कह सकते हैं। और दूसरा पद है इसको हम उत्तर पद भी कह सकते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, जिस समास में पूर्व पद अव्यय, पूर्व यानी पहला, और उत्तर पद अर्थात दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बात आती है जिस समास में पहला पद या पूर्व पद अव्यय, तो अव्यय क्या होते हैं इसमें, जैसे प्रतिदिन, ये शब्द लेते हैं प्रतिदिन। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है प्रति और दिन। तो इसमें जो पूर्व पद है ये प्रति, ये उपसर्ग है, और उपसर्ग जो होते हैं वे अव्यय होते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपने प्रति का हमेशा ये रूप देखा होगा, कभी प्रते या प्रतो या प्रतु ये नहीं देखा होगा। किसी भी शब्द में जुड़ा है तो ये रूप जुड़ा है प्रति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें पहला शब्द जो प्रति है ये अव्यय है, और दूसरा शब्द जो दिन है ये संज्ञा है। तो ये अव्ययी भाव समास हो गया प्रतिदिन। जैसे
यथाक्रम, यथोचित, ये शब्द होते हैं, ये ऐसे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसके और उदाहरण हम देखते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद संस्कृत के उपसर्ग में से कोई उपसर्ग आए और दूसरा पद संज्ञा आए, तो वे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। हमेशा ये ध्यान रखने की बात है कि समास दो शब्दों से मिलकर के ही बनता है। लगता नहीं है जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक, तो ये भी अव्ययीभाव समास ही है। और इसमें भी दो शब्द हैं, प्रति एक, प्रति एक, तब ये बना है प्रत्येक। इसमें कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो अव्यय की तरह प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, रातों रात, रातों रात, हाथों हाथ, हाथों हाथ, दिनों दिन, दिनों दिन, घर घर, घर घर, पल पल, गली गली। इसमें क्या हुआ कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, और जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वह अव्यय की तरह प्रयुक्त हो जाता है। धीरे धीरे ये अव्ययीभाव समास में आएगा। ये जितने भी उदाहरण मैंने लिखे ये सभी अव्ययीभाव समास में आते हैं। तो अव्ययीभाव समास को पहचानने के ये हम दो तरीके मान सकते हैं। एक बात, जिस समास में पहला पद अव्यय हो अर्थात उपसर्ग हो, और दूसरा पद संज्ञा हो, वे भी अव्ययीभाव समास में आएंगे। दूसरा, जिन समासिक पदों में एक शब्द की पुनरावृत्ति हो अर्थात एक शब्द दोबारा आए, तो वे भी अव्ययीभाव समास में आते हैं। अब हम दूसरा समास लेते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? दूसरा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा है, जिस समास में, जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो, विभक्ति का लोप हो, तथा उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कहते हैं ये तो है इसकी परिभाषा। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो, कैसे? जैसे वनवास, वन गमन, हस्ते गद्य, हस्ते लिखित, राज पुत्र, राज पुत्र। अब हम इस परिभाषा को देखते हैं। जैसे वनवास, तो वनवास जो है ये वन में वास से बना है, वन में वास। वनगमन, वन को गमन। हस्तगत, हस्त को गत, गत यानी दिया हुआ। हस्तलिखित, हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखित। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्री, राजा की पुत्री।
अब हम इस परिभाषा को देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, तो ये प्रधान क्या होता है, इस बात को हमें समझना है। प्रधान क्या होता है कि जिस समास में, जिस सामासिक पद में विभक्ति चिन्ह किस पद के अनुसार आता है, हमें यह देखना है कि कौन से पद के अनुसार आ रहा है। जिस पद के अनुसार विभक्ति चिन्ह आता है या आएगा, उस पद को हम प्रधान मानेंगे। पहला पद है, इसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो हमें प्रधान किसे कहेंगे, ये जो विभक्ति चिन्ह है बीच में, ये कौन से पदों के अनुसार आता है, पहले पद के अनुसार आता है, दूसरे पद के अनुसार। जिस पद के अनुसार ये विभक्ति चिन्ह आएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रधान। तो इस समास में क्या पढ़ रहे हैं, जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो, अर्थात विभक्ति चिन्ह है जो पूर्व पद के अनुसार नहीं आता है, इसका अभिप्राय यह है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप, इसका अभिप्राय यही है कि विभक्ति चिन्ह है जो पूर्व पद यानी पहले शब्द के अनुसार नहीं आता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरे पद के अनुसार विभक्ति चिन्ह आता है। और जिस पद के अनुसार विभक्ति चिन्ह आता है उसे हम प्रधान कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अनुसार विभक्ति चिन्ह आता है। ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब हम इसको देखेंगे कि वास्तव में आ रहा है या नहीं आ रहा, विभक्ति चिन्ह है जो उत्तर पद के अनुसार यानी दूसरे पद के अनुसार आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखना, ये दो शब्द हैं, वनवास वनगमन, इन दोनों में पूर्व पद वन वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, ठीक है। फिर भी विभक्ति चिन्ह इसमें में और इसमें को आ रहा है। अगर ये पूर्व पद के अनुसार यानी पहले शब्द के अनुसार अगर विभक्ति चिन्ह आता, तो पहला शब्द दोनों में सेम है, तो इन दोनों में क्या तो में आता या को आता। एक में और एक में को, ये भिन्न भिन्न क्यों आ रहे हैं, भिन्न भिन्न इसलिए आ रहे हैं कि दोनों में उत्तर पद भिन्न भिन्न है, यानी दूसरे शब्द भिन्न भिन्न है। इसमें वास है और इसमें गमन। पूर्व पद दोनों में समान है, सेम है, लेकिन फिर भी विभक्तियां सेम नहीं आ रही। इसका मतलब विभक्तियां कौन से पद के अनुसार आ रही, दूसरे पद के अनुसार, क्योंकि असमान कौन सा पद है, दूसरा। पहले पद में वन वन, लेकिन दूसरे पदों में पहले, ये जो पहला उदाहरण है इसमें वास है और इसमें गमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि में और ये को है ना, ये वास और गमन के अनुसार आए हैं, तभी ये भिन्न भिन्न विभक्तियां आई हैं। पहले के अनुसार आती है ना, तो पहला पद तो दोनों में ही सेम है, तो उत्तर पद प्रधान है इसमें। और देखिए हस्तगत हस्तलिखित, ये दोनों उदाहरण लेते हैं। तो इन दोनों में हस्त, यहां भी हस्त, दोनों में हस्त हस्त है। पहला पद दोनों में सेम है, लेकिन फिर भी विभक्ति इसमें और इसमें से, ये क्यों, क्योंकि उत्तर पद है ये असमान है। पहले पद के अनुसार आती विभक्तियां, तो पहला पद तो दोनों में समान ही है, तो दोनों में समान ही विभक्तियां आती, लेकिन यहाँ समान नहीं आ रही है। यहाँ एक में को विभक्ति आ रही है, एक में से हस्त को गत और हस्त से लिखित। तो ये क्यों आ रही है, ये हम समझ सकते हैं कि इसमें गत है, इसमें लिखित है, अर्थात उत्तर पद भिन्न भिन्न है, इसलिए विभक्तियां भी भिन्न भिन्न आ रही हैं। इसका मतलब उत्तर पद प्रधान है। ये उदाहरण देखो, जैसे राजपुत्र राजपुत्री, अभी दोनों में भी पहला पद जो पूर्व पद है राज राजी है, राजा नहीं राजा, लेकिन फिर भी विभक्तियां इसमें कार है, इसमें की, क्यों, क्योंकि उत्तर पद भिन्न भिन्न है। एक में पुत्र है तब का आ गया, और एक में पुत्री है स्त्रीलिंग है इसलिए किया गया। तो हम कह सकते हैं कि विभक्तियां इसमें भी दूसरे पदों के अनुसार ही आ रही हैं। तो इस समास में यही होता है कि जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हुआ था, विभक्ति चिन्ह है जो पूर्व पद के अनुसार नहीं आए, उत्तर पद के अनुसार आती है, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा और उदाहरण हो गए। अब इसका एक मान लीजिए, नियम मान लीजिए, समझने का हम तरीका उसको कह सकते हैं कि जिन सामासिक पदों का विग्रह करेंगे, विग्रह करने का मतलब है फैलाना, उसको खोल करके लिखना। अगर विभक्ति कारकों के चिन्ह आते हैं विभक्ति के रूप में, तो वे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएंगे। अब देखो हमने कार्य पढ़े 8, कर्ता, कर्म, करण, संपदा, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक पढ़े, और इनके चिन्ह भी होते हैं जिनको हम परसर्ग बोलते हैं। कारकों के चिन्ह को, जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्ण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा, संपदा कारक का चिन्ह है के लिए, अपादान
संबोधन कारक का चिन्ह है ए ओ अरे। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक यानी 8 कारकों में से पहला कारक और 8वां कारक, इन कारकों को छोड़ करके शेष जो 6 कारक बच गए कर्म से लेकर के और अधिकरण तक, इन कारकों के चिन्ह अगर विभक्ति के रूप में आते हैं समास विग्रह करने पर, जिन पदों के समास विग्रह करने पर विभक्तियों के रूप में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ करके शेष कारकों के चिन्ह आते हैं, वे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे अब ये देखिए वन में वास, तो में आ गया, तो में विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक का, में पे पर, कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का को, कर्ण का से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान का से, संबंध का के की और अधिकरण का में पे पर। तो में पे पर में से में आ गया, तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। और कारक का चिन्ह आ जाता है किसी भी कारक का तो तत्पुरुष समास में आते हैं, तो ये तत्पुरुष समास में है। और कई बार कारक के चिन्ह के आधार पर भी इनका नाम रख देते हैं, जैसे इसको कई बार कर्म तत्पुरुष भी कह देते हैं। वैसे तत्पुरुष तो है ही है, लेकिन इसके अंदर और अगर हम डीपली जाएंगे, फोल्डर में अंदर घुसेंगे, तो ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभक्ति के रूप में कर्म कारक का चिन्ह आ रहा है। तो जिस कारक का चिन्ह आता है उसी नाम से उसको संबोधित कर देते हैं। जैसे इसमें आया है वन को, गमन तो को है, ये कर्म कारक का चिन्ह है। सॉरी, ये में जो है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है, में के पर अधिकरण, तो इसको अधिकरण तत्पुरुष कह सकते हैं। अब इसमें को आया है, तो ये को जो है ये कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता नहीं कर्म को, तो इसको हम तत्पुरुष तो है, लेकिन इसमें और अगर गहराई से पूछे तो ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। हस्त कोगत, इस सब में देखिए हस्त कोगत, तो ये को कर्म का है, हस्त से लिखित ये कर्म कारक का चिन्ह है, तो ये कर्म तत्पुरुष तो है ही है, लेकिन चिन्ह के आधार पर उसको हम कारक के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। जैसे इसमें राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, तो इन दोनों कारकों में का किया है, तो संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का के की, तो ये दोनों ही संबंध तत्पुरुष है, तत्पुरुष है, लेकिन संबंध तत्पुरुष भी कई बार कह सकते हैं। इन उदाहरणों के अतिरिक्त हम तत्पुरुष समास के और उदाहरण लेते हैं, जैसे घोड़े पर सवार, जैसे हवन के लिए सामग्री, जैसे गुरु के लिए दक्षिणा। घोड़े पर सवार, अब ये तत्पुरुष समास है कि नहीं है, परिभाषा क्या पड़ी थी, विभक्ति के रूप में किसी कारक का चिन्ह आए, तो पर आ गया, और पर अधिकरण कारक का चिन्ह, तो कारक का चिन्ह आ गया अधिकरण का, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। और इसका समास कैसे बनाएंगे, नया शब्द कैसे बनाएंगे, घोड़े सवार। ऐसे ये शब्द है हवन के लिए सामग्री, तो विभक्ति क्या आ गई इसमें के लिए। अब देखते हैं कि के लिए किसी कारक का चिन्ह है नहीं है, तो है कौन से कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक का चिन्ह है, ये कारक का चिन्ह आ गया और कारक का चिन्ह आ गया, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। और इसका समास कैसे बन जाएगा, हवन सामग्री। और इसी प्रकार गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए जो है ये हट जाएगा इसमें, और इसका समास बन जाएगा गुरु दक्षिणा। तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें भी के लिए आ गया, और के लिए भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आज हम ये दो ही समास लेते हैं, अगले टॉपिक में इसके आगे के जो समासों के प्रकार है ये हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।